नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर एक खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं एक एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो जी हां, इन 3 प्रमुख खबरों में सबसे पहली खबर है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर पहले चोरी और फिर सीना चोरी। जी हां, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, जहां आम आदमी पार्टी के 21 विधायक इस वक्त सदन से निलंबित हैं। 3 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो विधानसभा में जाने के लिए अड़े हुए हैं और धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ताजा अपडेट ले लेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन उसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है संभल से जुड़ी। जी हां, संभल में मस्जिद का एक बार फिर से सर्वे होगा, लेकिन इस बार ये सर्वे जमीन को लेकर नहीं, बल्कि इस बार का जो सर्वे है वो है रंग रोगन को लेकर। यानी कि जो आने वाला समय है, रमजान का महीना है, उससे पहले मस्जिद का रंग रोगन कराया जाए, सफाई और डेंटिंग पेंटिंग हो या नहीं हो, इसको लेकर ये पूरा सर्वे है। क्या है पूरा विवाद, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है यूएन से जुड़ी हुई। जी हां, यूएन में एक बार फिर से पाकिस्तान की किरकिरी हुई है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की यूएन में, लेकिन भारत वहां पर मौजूद था और भारत ने एक बार फिर से कड़ी फटकार लगाते हुए कड़ा जवाब पाकिस्तान को दिया है। क्या है वो जवाब और किस तरीके से क्या कुछ कहा गया है, बताएंगे विस्तार से आपको पूरी खबर के दौरान। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां दिल्ली विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन और तीसरा दिन भी काफी हंगामेदार है। लेकिन इस बार हंगामा जो है वो सदन के अंदर नहीं, बल्कि सदन के बाहर होता नजर आया। जी हां, आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा में एंट्री को लेकर काफी धक्का मुक्की करते नजर आए। पुलिस से भी बहसबाजी काफी हुई। दरअसल उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने काफी हंगामा किया था, नारे लगाए थे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के 22 में से 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अब सस्पेंड होने के बावजूद आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा में एंट्री को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि आप पार्टी के एक विधायक को एंट्री जरूर दी गई। जी हां, दरअसल इस पूरे हंगामे वाले दिन आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह उपस्थित नहीं थे और इसलिए उन्हें सस्पेंड भी नहीं किया गया और विधानसभा में आज उनकी एंट्री भी हो गई। तो वही विधानसभा के अंदर की अगर हम बात करें तो आज आबकारी नीति पर कैग रिपोर्ट को लेकर भी चर्चा हो रही है। करेंगे इस पूरे मामले पर चर्चा और बताएंगे पूरी कहानी आज के कार्रवाई की और साथ ही धरना प्रदर्शन की। लेकिन उससे पहले एक नजर ग्राफिक्स पर। तो सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त, जिस तरीके से ये धरना प्रदर्शन इस वक्त किया गया। आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के अगर कुल विधायकों की हम बात करें तो 70 में से 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, तो कुल 22 विधायक हैं और 22 में से 21 विधायकों को सस्पेंड किया गया था। और ये सस्पेंशन हुआ था उपराज्यपाल जब अभिभाषण था उनका, तो उस दौरान हंगामा किया जा रहा था इन विधायकों की तरफ से, जिसके बाद में इन 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड किया गया और आज इनके सस्पेंशन का दूसरा दिन है। तो ऐसे में लगातार विधानसभा के बाहर ये विधायक बैठे रहे और अभी भी बैठे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। और उनका कहना है कि आखिर हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, क्या लिखित में कोई नोटिस मिला है पुलिस को। ये तमाम बहसबाजी पुलिस के साथ भी हुई है। लेकिन आप सोचिए कि पहले तो आप गलती करते हैं जब उपराज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है, तो उस दौरान हंगामा किया जाता है और उसके बाद में जब सस्पेंशन हो जाता है तो इस तरीके से बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको देख रहे हैं, हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों के साथ में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा के बाहर की। आतिशी वहां पर बैठी है और आतिशी के साथ में आम आदमी पार्टी के बाकी विधायक भी मौजूद है। लेकिन कुल 22 विधायकों में से एक विधायक जो कि इस वक्त विधानसभा के अंदर मौजूद है, उनका नाम है अमानतुल्लाह खान, जो कहीं ना कहीं उस दिन जब ये पूरा हंगामा हुआ था उस दिन वो उपस्थित नहीं थे, जिसकी वजह से उनका सस्पेंशन भी नहीं हुआ और आज वो विधानसभा के अंदर बैठे हुए हैं। तो फिलहाल लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर जब आपको 3 दिन के लिए विधानसभा से सस्पेंड किया गया है तो आप क्यों वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। की रिपोर्ट ने दिल्ली की नई शराब नीति में हुए गंभीर
अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 और 22 में आबकारी नीति के कारण दिल्ली के राजस्व को 2002 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मनमाने फैसले लिए। इन मनमाने फैसलों के कारण 900 करोड़ 41.53 करोड़ का नुकसान इनको हुआ। दिल्ली की जनता की जो मेहनत के कर की कमाई थी कि इस पैसे को लूटने के लिए केजरीवाल जी एंड पार्टी ने पूरी की पूरी एक साजिश रची। और इसी बीच चलिए सीधा रुक करते हैं इस वक्त ग्राफिक्स का, जहां पर शराब नीति को लेकर जो कैग की रिपोर्ट आई है उसमें किस तरीके से पूरा गड़बड़ झाला है वो एक बार आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से 2000 करोड़ का ये घोटाला सामने आया है। दुकानें ना खोलने से कहीं ना कहीं 951.53 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ है। रीटेंडरिंग ना करने की वजह से 890 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान। कोविड के वेवर से 144 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट का सही कलेक्शन नहीं करने पर 27 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तो कुल मिलाकर किस तरीके से घाटे में है और शराब नीति में कितना बड़ा गड़बड़ झाला नजर आया है वो इस कैग की रिपोर्ट में पूरे तौर पर साफ होता है। सरकार की 377 दुकानों को हटाकर 849 लिकर वेंट्स दिए गए। 22 निजी संस्थानों को भी लाइसेंस दे दिया गया। तो यानी कि लाइसेंस लेने के लिए कई सारे नियमों का पालन होता है, लेकिन वो सभी नियमों को साइड में रखकर, ताक पर रखकर ये लाइसेंस दिए गए। पॉलिसी उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर ये पूरा कैग रिपोर्ट में कई सारे बड़े खुलासे हुए हैं इस पूरे शराब नीति को लेकर के। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हें करेंगे। गिरीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गिरीश, अक्सर हमने देखा है कि सदन के अंदर हंगामा होता है पक्ष और विपक्ष के बीच में कई सारे मुद्दों को लेकर, लेकिन आज की तस्वीर दिल्ली विधानसभा से कुछ अलग ही नजर आई। अंदर कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन बाहर हंगामा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल कृतिका, आपने ठीक कहा, क्योंकि अगर सदन के अंदर की बात की जाए तो यहाँ कार्रवाई बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है, चर्चा बहुत आराम से चल रही है। लेकिन सदन के अगर बाहर की बात की जाए, यानी कि विधानसभा के बाहर की बात की जाए, तो विधानसभा के बाहर जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और लेकिन जो सदन के अंदर की कार्रवाई है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। और अगर सुबह की बात करें तो सतीश उपाध्याय जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेकर आए, जिसमें उन्होंने जो खंडित मूर्ति है शहीद भगत सिंह की और मालवीय नगर पार्क में जो लगी हुई है उसकी तरफ ध्यान दिलाने का प्रयास किया सदन का, कि किस तरह से पिछली जो सरकार थी उसने किस तरह से अनदेखा किया है खुद अपनी सरकार के अंदर शहीद भगत सिंह का, जो महान पुरुष हैं उनका, उसको उठाया था। इसके बाद अगर बात की जाए तो लगातार जो कैग की रिपोर्ट थी आबकारी नीति वाली, उसके ऊपर पूरी चर्चा की गई। जो विधायक थे, विधायकों ने उसमें चर्चा में हिस्सा लिया और हर विधायक ने अपनी अपनी तरफ से उन बातों को सामने रखा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुछ विधायक हैं, उन्होंने कुछ नाम चेंज करने की बात की, जिनमें पूनम एक विधायक थी जिन्होंने नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करने की बात पर बल दिया। इसी तरह से अनिल जो हैं उन्होंने सदन के बाहर जो है कहीं ना कहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे भी कल अपने क्षेत्र में जो है नाम बदलने की बात जो है वो सदन के अंदर रखने वाले हैं। इसी तरह से कार्रवाई चल रही है। लेकिन अब जो है लंच के बाद से जो दिल्ली विधानसभा के अंदर कृतिका जो है अब डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है। जो सीएम रेखा गुप्ता हैं वो नाम रखने वाली हैं मोहन सिंह बिष्ट का, जो मुस्तफाबाद से विधायक हैं, उनका नाम प्रस्ताव करेंगी। और उसके बाद जो मनजिंदर सिंह सिरसा हैं दिल्ली सरकार के मंत्री, वो उस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। और इस तरह से आज डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी हो जाएगा, यानी कि दिल्ली विधानसभा को आज उपाध्यक्ष भी मिल जाएगा। जी गिरीश, लेकिन इसके साथ ही नजफगढ़ का नाम बदलने की भी मांग इस वक्त सदन के अंदर नजर आई है, विधायक की तरफ से ये मांग की गई है। जी बिल्कुल, पूनम जो है विधायक हैं, उन्होंने इस मांग को उठाया। उन्होंने कहा है कि जो नजफगढ़ का नाम है जो मुगल समय से चला आ रहा है उसका नाम बदलकर नाहरगढ़ किया जाना चाहिए। इसी तरह से अन्य विधायक भी इस पर सहमति जता रहे हैं। तो उम्मीद है कल भी कुछ विधायक हैं दिल्ली विधानसभा के अंदर अपने अपने क्षेत्रों में उनका नाम बदलने की बात करेंगे। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी ये नाम बदल पाते हैं और कितनी जल्दी वहाँ पर नजफगढ़ से नाहरगढ़ जो है वो हो जाता है।
चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार इस कार्रवाई पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा सत्र इस वक्त जारी है। कैग रिपोर्ट को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन जहां अंदर हो रही है चर्चा, वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो बाहर हो रहा है हंगामा। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. Oh, lovely. Well done. अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ। समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। आपकी रसोई का दिल LPG गैस स्टोव है। मेरा ISI और BIS प्रमाणित LPG स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर है यूपी के संभल से जुड़ी। जी हां, जहां पर जामा मस्जिद को लेकर एक बार फिर से विवाद उठ रहे हैं और इस बार विवाद जमीन को लेकर नहीं बल्कि मस्जिद के रंग रोगन को लेकर है। दरअसल मस्जिद कमेटी ने आगामी रमजान की तैयारियों को लेकर सफाई, मरम्मत और पेंटिंग की व्यवस्था की पूरी योजना तैयार की और कोर्ट से मस्जिद के रंग रोगन की अनुमति मांगी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ASI को सर्वेक्षण के आदेश दे दिए हैं। और कोर्ट ने कहा है कि पवित्र रमजान महीने के दौरान सामुदायिक सौहार्द बनाए रखना आवश्यक है। अब ASI मस्जिद का सर्वेक्षण करेगी और रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट को दी जाएगी, जिसमें यह साफ होगा कि मस्जिद को रंग रोगन सफाई की जरूरत है या फिर नहीं है। इस रिपोर्ट पर कल हाईकोर्ट निर्णय लेगा। हालांकि हिंदू संगठन इस मांग के लगातार विरोध कर रहे हैं। हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि रंगाई पुताई के नाम पर फिर से दंगा भड़काने की प्लानिंग की जा रही है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर ग्राफिक्स पर। तो संभल में मस्जिद का सर्वे एक बार फिर से होने जा रहा है। संभल की शाही जामा मस्जिद के मरम्मत का ये पूरा मामला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI को सर्वेक्षण के लिए सीधे तौर पर निर्देश दे दिए हैं। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो हाई कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि मस्जिद की रंगाई पुताई की जरूरत पर ASI जो है वो अपनी पूरी जानकारी देगा, यानी कि ASI अब सर्वे करेगा और क्या वाकई मस्जिद को रंग रोगन की जरूरत है, सफाई की जरूरत है, इस पर पूरी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। कल ASI की रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट की तरफ से फैसला लिया जाएगा कि रंग रोगन की अनुमति मस्जिद कमेटी को दी जाए या फिर नहीं दी जाए। हालांकि मस्जिद कमेटी ने ASI से रंगाई पुताई की इजाजत मांगी थी। DM की तरफ से कहा गया कि कोर्ट से अनुमति मिलने तक विवादित ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, क्योंकि सबसे पहले प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन प्रशासन ने सिरे से इनकार कर दिया था कि अब ये जो पूरी मस्जिद है वो ASI के अंडर में है, जिसकी वजह से ये मनाही हुई। इसके साथ ही अब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि जामा मस्जिद का जो रंग रोगन का काम है रमजान के में, और उससे अगर रंग रोगन किया जाएगा या फिर नहीं। हालांकि इसको लेकर के काफी पुलिस फोर्स भी इस वक्त वहां पर तैनात है। हालांकि इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। विकास, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस बार एक बार फिर से ये पूरा विवाद सामने आ रहा है, लेकिन इस बार विवाद है रंग रोगन को लेकर। मस्जिद कमेटी की तरफ से ये मांग की गई कि मस्जिद का हमें रंग रोगन करने की इजाजत दी जाए। हालांकि हिंदू पक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है।
जी बिल्कुल, और हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज शाम एएसआई की टीम जामा मस्जिद पहुंचेगी और इसके मद्देनजर वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। जब ये टीम यहां पर पहुंचेगी तो सर्वे करके ये बताएगी कल हाई कोर्ट को कल तक कि वहां पर इस चीज की आवश्यकता है या नहीं है। इन सब चीजों की जांच पड़ताल करेगी एएसआई की टीम। ये वही एएसआई की टीम है, जब एएसआई की टीम वहां पर घुसना चाहती थी, जाना चाहती थी, उसको जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर से एएसआई टीम वहां पर पहुंचेगी। और जब 24 नवंबर को वहां पर बवाल की घटना हुई थी, वहां पर भी अदालत के ही एक आदेश के बाद वहां पर टीम सर्वे करने पहुंची थी। कोर्ट कमिश्नर की टीम सर्वे करने पहुंची थी दोबारा वहां पर, जब वहां पर भीड़ के द्वारा बवाल काटा गया था। इसी के मद्देनजर वहां पर कई सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और आसपास के एरियो पर वहां पर पुलिस बल बढ़ा दिया गया है। इसके बाद प्रशासन ने उस घटना के बाद शाही जामा मस्जिद के बगल की खाली पड़ी सरकारी जमीन पर एक पुलिस चौकी भी स्थापित की थी। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत थी। प्रशासन ने समझा वहां पर जिस तरीके की घटनाएं हुई, जिस तरीके के सामने तथ्य आए, यहाँ पर जो मामले से जुड़े सारिक साठा गैंग के सदस्य के द्वारा वहां हथियार सप्लाई करने की घटना का पर्दाफाश हुआ, तो निश्चित रूप से पूरी घटना पुलिस नजर बनाए हुए थी और उसमें लगातार पड़ताल भी कर रही थी। हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा है और हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है एएसआई को कि एएसआई की टीम वहां पहुंचे और बताए कि वहां पर आवश्यकता है या नहीं है रंगाई पुताई की, और है तो वो किस प्रकार से की जा सकती है। ये सारी रिपोर्ट कल हाईकोर्ट में दी जाएगी, जिसके बाद हाईकोर्ट निर्णय लेगा कि क्या कुछ जरूरत है इन सब चीजों की। बिल्कुल, लेकिन विकास साथ ही हम देखें तो हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार इसका विरोध किन आधारों पर किया जा रहा है? हिंदू पक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए, तमाम सारी दलीलें पेश की गई हैं और खास तौर से एएसआई के द्वारा भी ये बात कही गई थी कि वो जो शाही जामा मस्जिद है वहां पर जो उसके खंभे बनाए गए थे, कई चीजें वहां निर्माण की गई थी। जो प्राचीन वहां पर ढांचा था, जिस कथित मंदिर की बात कही जाती है हरिहर मंदिर की, वो वहां की दीवारों की वहां की पहचान मिटाने का प्रयास किया गया था। तो कहीं इस रंगाई पुताई के बहाने वहां पर जो प्राकृतिक चिन्ह प्राकृतिक रूप से मौजूद है उन सबको नष्ट करने का प्रयास न किया जाए। ये सब सारी चीजों का दलील हिंदू पक्ष की ओर से रखी गई थी कि कहीं वो तमाम सारी निशानियां मिटाने की कोशिश ना हो, इस प्रकार के काम के पीछे इस तरीके की मंशा ना की जा सके। इसीलिए एएसआई की टीम वहां आज पहुंचेगी और किस किस तरीके से वहां पर क्या कुछ किया जा सकता है, जरूरत है भी कि नहीं भी, ये सारी चीजें एएसआई की टीम हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अब विकास, इससे पहले जब पिछले साल यानी कि 24 तारीख को जब पूरा सर्वे करने के लिए एएसआई की टीम पहुंची थी तो वहां पर कहीं ना कहीं दंगे जैसी तस्वीर नजर आई थी और दंगा भड़काने की कोशिश कुछ अराजक तत्वों की तरफ से भी की गई उस दौरान। उसके बाद में अब आज जब एएसआई की टीम जाएगी, 3 सदस्यीय टीम, तो क्या किस तरीके की वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है? विकास, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, हमारा संपर्क अभी उनसे टूट गया है, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये पूरा मामला अब एक बार फिर से नजर आ रहा है। और इसी के साथ अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान जो बार बार भारत को आंख दिखाता है और फिर भारत की तरफ से कड़ा जवाब मिलने के बाद उसकी बेइज्जती हो जाती है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आता है। और इस बार पाकिस्तान की यह बेइज्जती हुई संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में। दरअसल पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात कही, जिस पर भारत ने करारा जवाब दिया और पाकिस्तान को उसकी जगह भी दिखाई। भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा बने रहेंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान को एक विफल देश बताया और कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है, जिससे एक बार फिर से पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घनघोर बेइज्जती हुई। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर ग्राफिक्स पर। तो यूएन में एक बार फिर से पाकिस्तान की एक किरकिरी हुई है। भारत ने जहां पर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाया और कश्मीर के मुद्दे पर भारत कहां चुप रहने वाला है। तो एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठते ही तुरंत मुंह की खाई है पाकिस्तान ने। तुरंत इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से जवाब दिया गया। यूएन में कश्मीर को लेकर एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपना रोना रोया था और मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात
कहता हुआ पाकिस्तान नजर आया, जिसको लेकर यह जवाब दिया गया। यूएन में पाकिस्तान को भारत ने 2 टूक में सीधे तौर पर जवाब दे दिया है, जिससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की किरकिरी हुई है। और जवाब में कहा गया कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर एक असफल राष्ट्र है, जो कि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मदद पर ही निर्भर है और एक सफल राष्ट्र से नहीं कहा। इसके साथ ही भारत में अंतर्राष्ट्रीय दान पर जिंदा है पाकिस्तान, ये बात भारत की तरफ से कही गई है और इस तरीके से जवाब इस वक्त यूएन में दिया गया भारत की तरफ से। साथ ही कहा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय नियमों का जो धज्जियां हैं वो इस वक्त उड़ाता हुआ नजर आ रहा है, नियमों को ताक पर रखा हुआ है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग थे, हैं और रहेंगे, ये बात एक बार फिर से पाकिस्तान के सामने भारत ने सीधे तौर पर कही। और साथ ही कहा कि पाकिस्तान जो है वो अपनी आवाम पर ध्यान रखे। इसके साथ ही पाकिस्तान ने हर बार मुंह की खाई है, ये कोई पहली बार नहीं है जब उसकी घनघोर बेइज्जती हुई हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इससे पहले की अगर हम बात करें तो 26 फरवरी 2025 को जब पाकिस्तान में जो है वो झूठ फैलाने में कहीं ना कहीं माहिर है और तब ये पूरा मामला सामने आया था। उसके बाद में उससे पहले अगर हम देखें तो 19 फरवरी का मामला सामने आया था। नवंबर 2024 में यूएन में पाकिस्तान के प्रस्तावित अधिनियम के खिलाफ वोटिंग हुई थी, जो पाकिस्तान की तरफ से प्रस्ताव दिया गया। नवंबर 2024 में कश्मीर मुद्दे को अनावश्यक रूप से उठाने पर कड़ी फटकार कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उस दौरान भी लगी थी। सितंबर 2024 में जयशंकर ने पाकिस्तान को सीमा पार आतंक के लिए सीधे तौर पर लताड़ लगाई थी, करारा जवाब दिया था। दिसंबर 2022 की बात करें तो जयशंकर ने पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर खुले तौर पर घेरते हुए वो नजर आए। फरवरी 2022 में आतंकवाद का केंद्र है पाकिस्तान, ये बात कहीं ना कहीं हर किसी के जहन में है और हर कोई इस बात को जानता भी है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो पाकिस्तान हर बार भारत के विरोध में कदम उठाता है, भारत के विरोध में बयानबाजी करता है और फिर मुंह की खाता हुआ नजर आता है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अखिलेश, पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घनघोर बेइज्जती पाकिस्तान अपनी करवाता है और उसके बावजूद भी भारत के विरोध में बात कहता है, कश्मीर का मुद्दा उठाता है और फिर से बेइज्जती होती है, जिसका सीधा उदाहरण एक बार फिर से यूएन में देखने को मिला। अखिलेश जी बिल्कुल, मेरी बातचीत हुई क्षितिज त्यागी जो काउंसलर है वहाँ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भारत की तरफ से। उन्होंने बताया कि देखिए 24 फरवरी से लेकर 4 अप्रैल तक यूएनएचआरसी की रेगुलर बैठक हो रही है, जिसमें कि हाई लेवल सेगमेंट होता है, जिसमें कि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने संबोधित किया था वीडियो के माध्यम से। उसके बाद 25 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से एक बयान आया। पाकिस्तान ने उसके विरोध में, हालांकि जयशंकर ने पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि आतंकवाद जो है वो मानवाधिकार के लिए सबसे बड़ा खतरा है और यह एक जनरल बात थी जो दुनिया के सभी देश इससे परेशान हैं, आक्रांत हैं। 25 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है, जिसमें कि उनका भी ऑफिशियल हाई लेवल सेगमेंट का स्टेटमेंट था, जिसमें कि बजाय उन्हें इसके कि वे क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने भाषण का आधा समय भारत पर और जम्मू कश्मीर पर दिया और वही पुराने राग कि जम्मू कश्मीर में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं माना जा रहा है, जम्मू कश्मीर में चुनाव पर उन्होंने सवाल उठाया, जम्मू कश्मीर में विकास पर सवाल उठाया, जिसको ये पूरी दुनिया देख रही है कि जम्मू कश्मीर में विपक्ष की सरकार है और पूरा देश और पूरी दुनिया के लोग जम्मू कश्मीर में पर्यटन के लिए जा रहे हैं, रिकॉर्ड स्तर पे पर्यटन हो रहा है। इस सारी बातों को झुठलाकर पाकिस्तान ने वहां ह्यूमन राइट्स काउंसिल में मांग की कि वहां एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई जाए। तो उसके बाद ओआईसी ने भी 26 तारीख को एक स्टेटमेंट दिया, जो पाकिस्तान द्वारा पोषित पुलिस पाकिस्तान ने जो बताया उसे ओआईसी ने दोहरा दिया। इसके बाद क्षितिज त्यागी का भारत की तरफ से राइट टू रिप्लाई आया, जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, एक विफल राष्ट्र है जो अपनी अंदरूनी समस्याओं को नहीं सुलझा पा रहा है, अपने यहाँ गवर्नेंस नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान वो देश है जहां उसामा बिन लादेन जैसा खूंखार आतंकवादी पकड़ा गया था और जिसके अमेरिका को उसके खिलाफ ऑपरेशन करना पड़ा, और पाकिस्तान की तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है उसके चलते कश्मीर के लोग बेगुनाह नागरिक मारे जाते हैं और उनके मानवाधिकार का हनन होता है। तो भारत ने इस बात को साफ साफ कहा कि पाकिस्तान की आदत हो गई है कि हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत के खिलाफ बोलकर अपने महत्ता बढ़ाने का प्रयास करे, जबकि इससे उसकी महत्ता बढ़ती नहीं, उसकी महत्ता घट जाती है। तो भारत ने बहुत ही माकूल मौके पे इस तरह का जवाब दिया, जिसको पाकिस्तान मुंह की खानी पड़ी है। जी
जी बिल्कुल, और ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कई बार जिस तरीके से आंकड़ों के जरिए हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने इससे पहले कितनी बार भारत के विरोध में कदम उठाए हैं और हर बार मुंह की खाने को मिली है। भारत की तरफ से हर बार करारा जवाब दिया गया और इस बार एक बार फिर से वही तस्वीर हमें देखने को मिली। लेकिन आखिर क्या वजह है, क्यों बार बार कश्मीर का ही रोना पाकिस्तान रोता है? क्यों अपनी हरकतों से बाज नहीं आ पा रहा पाकिस्तान? अखिलेश, देखिए, पाकिस्तान की अगर अंदरूनी आप हालत देखिएगा तो वहाँ जो कोई भी प्रधानमंत्री रहता है या तो वो जेल में रहता है या उसको देश के बाहर जाना पड़ता है। वो चाहे वो नवाज शरीफ हो, इमरान खान जेल में है, नवाज शरीफ भी जेल में थे। उसके पहले आप जान चुके हैं कि उसके दो जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनकी हत्या भी हो चुकी है। तो पाकिस्तान इस तरह का राष्ट्र है और वह अपनी गलतियों को समझना नहीं चाहता, वह अपने आप को दुरुस्त नहीं करना चाहता और भारत के खिलाफ आवाज उठा के वो दुनिया से सहानुभूति हासिल करना चाहता है। और सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि उसे कई देशों से फंड प्राप्त करने की आकांक्षा होती है कि भारत के खिलाफ बोलेंगे तो कहीं से पैसा मिल जाएगा। इसके जरिए ऐसे देशों को आकर्षित करना चाहता है जो कि भारत के खिलाफ अच्छी भावना नहीं रखते। तो पाकिस्तान की यह पूरी सोची समझी रणनीति है कि भारत के खिलाफ बोलो और पैसा उगाहो। यह एक तरीके से रैंसम मनी लेने की जो पूरी कवायद है पाकिस्तान की, उसको अब हालांकि पूरी दुनिया भी समझ चुकी है। उन्हें जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलता था वो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलना बंद हो गया है और यह एक तरीके से एक बार फिर नमूना हो गया कि पाकिस्तान किस तरीके से अपने पुरानी रणनीति को, फेल्ड रणनीति को फिर से अपनाने की कोशिश कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर हम देखिए तो पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खाने को मिली है। भारत ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा जैसे ही पाकिस्तान ने उठाया है, जैसे ही कश्मीर का राग अलापा, तुरंत भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया और कड़ी फटकार भी लगाई गई। खबरों में लगातार बने रहेंगे, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।